Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां हम मिलकर सुनते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा फोकस है चैप्टर 10, आधुनिक समाज में सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। हम इसके कोर कॉन्सेप्ट्स, जरूरी थिंकर्स और जो बड़ी थ्योरीज हैं उनको खंगालेंगे जो हमारे सोर्सेज में दिए गए हैं। तो मिशन एकदम साफ है, ये समझना कि आखिर समाज बदलते क्यों है और कैसे बदलते हैं। ये सवाल सुनने में आसान लगता है, पर समाजशास्त्रियों के बीच इस पर काफी मतभेद है। हमें अक्सर लगता है कि बदलाव मतलब प्रगति, कुछ बेहतर होना। हाँ, पर यह होता कैसे है, इसके पीछे के मैकेनिज्म्स क्या हैं, यहीं पर असली बहस शुरू होती है। हमारा लक्ष्य है कि इस चर्चा के बाद आप सबके पास वो सटीक भाषा, वो टर्मिनोलॉजी और वो फ्रेमवर्क हो जिससे आप सोशल चेंज को गहराई से एनालाइज कर सकें। हाँ, चाहे वो बड़े मैक्रो थियरीज हों या कल्चरल लैग जैसे स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल। और ये समझ यूपीएससी के लिए, जैसा आपने बताया, सोशियोलॉजी ऑप्शनल और जीएस पेपर 1 मतलब इंडियन सोसाइटी, दोनों के लिए ही क्रूशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन ग्रैंड नैरेटिव्स की, वो बड़े सिद्धांत जिन्होंने पूरे मानव इतिहास को एक प्रिडिक्टेबल पाथ पर दिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं शुरुआती एवोल्यूशनरी थ्योरीज पर। ये 19वीं सदी के सिद्धांत थे और इन पर डार्विन के जैविक विकास मतलब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। हाँ, वो मानते थे कि समाज एक तय रास्ते पर सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। बिल्कुल, एक सीधी रेखा में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। और इस सोच को सबसे पहले और सबसे एम्बिशियस तरीके से पेश किया समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट ने। उनके लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात करते हैं, जो उन्होंने अपनी किताब कॉज ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में दी थी। उनका मानना था कि समाज का बदलाव सीधे सीधे इंसानी सोच के विकास से जुड़ा है। हाँ, ये 3 चरण कौन से थे, ये समझना जरूरी है कि सोच कैसे बदली। पहला था थियोलॉजिकल स्टेज, धर्मशास्त्रीय चरण। इस दौर में समाज की हर चीज, राजा का शासन, परिवार की संरचना, उसको ईश्वर की इच्छा या अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता था। सब कुछ आस्था पर आधारित था। बिल्कुल, सोचने का सबसे शुरुआती तरीका। फिर इसके बाद आया मेटाफिजिकल स्टेज, तात्विक चरण, जो रेनेसांस और एनलाइटनमेंट के दौर जैसा था। हाँ, ये एक तरह का ट्रांजिशन फेज था। अब ईश्वर की जगह प्रकृति, नेचर या नेचुरल राइट्स या लोगों की इच्छा, द विल ऑफ द पीपल जैसी एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस से समाज को समझाया जाने लगा। लेकिन ये ताकतें भी अभी एब्स्ट्रैक्ट ही थी, है ना? मतलब वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित नहीं थी। सही कहा, अभी भी पूरी तरह अब एम्पिरिकल नहीं। और फिर आया तीसरा और अंतिम चरण, पॉजिटिविस्टिक स्टेज, प्रत्यक्षवादी चरण। कॉम्ट के लिए ये शिखर था, इंसानी सोच का सबसे ऊंचा मुकाम। अच्छा। यहां सब कुछ ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल मेजरमेंट और रैशनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस पर आधारित होना था। उन्होंने तो सोशियोलॉजी को ही क्वीन साइंस कहा, जो समाज को तर्कसंगत, साक्ष्य आधारित मार्गदर्शन देगी। तो कॉम्ट के लिए बदलाव मतलब ज्ञान का विकास, और उन्होंने हमें इसे समझने के लिए 2 टूल्स भी दिए, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स। स्टैटिक्स यानी समाज के वो हिस्से जो स्थिरता लाते हैं, जैसे संस्थाएं, संरचनाएं। हाँ, जो ऑर्डर बनाए रखते हैं। और सोशल डायनामिक्स यानी वो ताकतें जो समाज को आगे बढ़ाती हैं, जैसे बौद्धिक बदलाव, जो समाज को नए चरण में ले जाते हैं। कॉम्ट इन्हें क्रिटिकल पीरियड्स कहते थे। बिल्कुल, लेकिन उनके लिए डायनामिक्स मतलब प्रगति को हमेशा स्टैटिक्स यानी व्यवस्था से संतुलित रखना जरूरी था। कॉम्ट ने तो सोच पर फोकस किया, लेकिन उनके ही जमाने के हर्बर्ट स्पेंसर ने एक अलग, ज्यादा बायोलॉजिकल या कहें मटेरियल एंगल पेश किया, खासकर बाजार के संदर्भ में। उन्हें सोशल डार्विनिस्ट भी कहा जाता है। हाँ, और ये थोड़ा विवादास्पद भी है। स्पेंसर ने डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सीधे समाज पर लागू किया। उनके लिए विकास का मतलब था डिफरेंशिएशन यानी विभेदीकरण। डिफरेंशिएशन मतलब? कैसे? मतलब सरल होमोजीनियस स्ट्रक्चर से, जैसे एक कबीला जहां सब काम एक ही संस्था करती है, जटिल हाईली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर की ओर बढ़ना।
अच्छा, जैसे आज के बैंक, स्कूल, फैक्ट्री जो खास काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्पेंसर का फोकस स्पेशलाइजेशन और कोऑपरेशन पर था। उनका विकास का रास्ता कैसा था? वो मिलिटेंट सोसाइटीज से इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की तरफ जाता था। मिलिटेंट सोसाइटीज युद्ध, रक्षा, केंद्रीकृत नियंत्रण और जबरन सहयोग, फोर्स्ड कोऑपरेशन पर आधारित होती हैं। जबकि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में विस्तृत विशेषज्ञता, इलैबोरेट स्पेशलाइजेशन, स्वैच्छिक समझौते, वॉलंटरी एग्रीमेंट्स, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स और वैयक्तिक उपलब्धि, इंडिविजुअल अचीवमेंट को महत्व दिया जाता है। अच्छा, तो नैतिक आधार भी बदलता है। हाँ, दोस्ती और परोपकारिता की ओर। मुख्य बदलाव है फोर्स्ड कोऑपरेशन से वॉलंटरी फंक्शनल कोऑपरेशन की ओर, जो आपसी जरूरत, म्यूचुअल नीड पर आधारित है। जटिलता और विशेषज्ञता की ओर बढ़ने का यही विचार फर्डिनैंड टॉनीज के काम में भी दिखता है। उन्होंने हमें गेमाइनशाफ्ट और गेजेलशाफ्ट का महत्वपूर्ण अंतर समझाया, जो शायद समाजशास्त्र की सबसे उपयोगी अवधारणाओं में से एक है। बिल्कुल। टॉनीज ने सामाजिक परिवर्तन को इन दो तरह के सामाजिक समूहों या संगठनों के बीच बदलाव के रूप में देखा, और इनको जोड़ने वाली चीज थी विल, इच्छा। ये दो तरह की इच्छा और उनसे जुड़े समाज कैसे थे, समझाएंगे जरा? पहला है कम्युनिशाफ्ट, जिसका मोटा-मोटा मतलब है कम्युनिटी, समुदाय। ये एसेंशियल विल या विजन विले पर आधारित है। एक जैविक, सहज, पारंपरिक इच्छा जो भावनाओं और संबंधों, अफेक्टिव टाइज से जुड़ी है। जैसे गांव या परिवार। हाँ, किसान, कारीगर, पारंपरिक गांव, घनिष्ठ परिवार। यहाँ जीवन होमोजीनियस होता है, धर्म महत्वपूर्ण है और रिश्ते व्यक्तिक, गहरे, परंपरा और साझा भावनाओं पर टिके होते हैं। एक स्थिर दुनिया कह सकते हैं। लेकिन आधुनिकीकरण इसे बदल देता है। बिल्कुल। टॉनीज के अनुसार विजन विले की जगह ले लेती है आर्बिट्रेरी विल या खुर विले, एक ज्यादा कैलकुलेटिंग, तर्कसंगत, रैशनल, साजन से अंत, मीन्स टू एन एंड वाली इच्छा। और इससे बनता है गेजेलशाफ्ट, यानी सोसाइटी, समाज। जैसे आधुनिक औद्योगिक राज्य, बड़े, विविध, हाईली स्पेशलाइज्ड। यहाँ रिश्ते इम्पर्सनल, अस्थायी, फॉर्मल और फंक्शनल होते हैं। गहरे बंधनों के बजाय कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉज और मार्केट लॉजिक से चलते हैं। हाँ, टोनीज को इस बदलाव का दुख था। उन्हें लगता था कि इससे असली समुदाय खत्म हो रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि शुरुआती विचारक बदलाव को धीरे धीरे होने वाले डिफरेंशिएशन या सोच में बदलाव के तौर पर देख रहे थे। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स, जो इस एवोल्यूशनरी तस्वीर में टकराव, कॉन्फ्रंटेशन और क्रांति, रेवोल्यूशन का तत्व लाते हैं। हाँ, मार्क्स ने भी इतिहास को एवोल्यूशनरी माना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका नजरिया था डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उनके लिए विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन ही बदलाव लाता है। उन्होंने इतिहास को उत्पादन के तरीकों, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के चरणों में बांटा था। क्या हम उन्हें फिर से याद कर सकते हैं? जरूर। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, आदिम साम्यवाद, फिर स्लेवरी, दास्ता या एंशिएंट मोड, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, सोशलिज्म, समाजवाद और अंत में ट्रू कम्युनिज्म, सच्चा साम्यवाद। और हर मोड इस बात से तय होता है कि उत्पादन के साधन किसके पास है और मालिक मजदूर का रिश्ता क्या है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है, इस पूरी ऐतिहासिक गाड़ी का इंजन क्या है? बदलाव की असली ताकत। हाँ, ये जरूरी है। वो ताकत आम सहमति, कंसेंसस या धीमा अनुकूलन, स्लो एडेप्टेशन नहीं है। वो है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल की अंतर्निहित अस्थिरता, बिल्ट इन इंस्टेबिलिटी। अच्छा, तो मार्क्स का तर्क था कि असली बुनियादी बदलाव सिर्फ क्रांति से आता है। हाँ बिल्कुल। किसी भी मोड के अंदर, खासकर पूंजीवाद में, आंतरिक कमजोरियां और विरोधाभास होते हैं। मालिक वर्ग, बुर्जुआजी, और मजदूर वर्ग, प्रोलेटेरिएट के बीच का संघर्ष। जब ये अस्थिरता हद से बढ़ जाती है तो उस मोड को उखाड़ फेंका जाता है और एक नई सामाजिक व्यवस्था आती है। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था शोषण, एक्सप्लॉयटेशन को पूरी तरह खत्म करना, जो उनके हिसाब से सिर्फ साम्यवाद में ही संभव था। दोस्तों ध्यान दें, मार्क्स के ये विचार यूपीएससी सिलेबस में वर्ग, संघर्ष और क्रांति को समझने के लिए सेंट्रल है। मेंस में सीधा सवाल आ सकता है इस पर। बिल्कुल। लेकिन अगर इतिहास कॉम्ट या मार्क्स के बताए अनुसार एक सीधी रेखा में किसी अंतिम लक्ष्य की तरफ ही बढ़ रहा है, तो फिर हम सभ्यताओं के पतन, कोलैप्सेस, बार बार होने वाले संघर्षों, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे समझाएंगे? ये तो होते रहते हैं। बहुत अच्छा सवाल। और यहीं से हम आते हैं अगले सेट के विचारों पर,
साइक्लिकल थ्योरीज, चक्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत उन सीधी रेखा वाले डिटर्मिनिस्टिक मॉडलों का एक जरूरी जवाब है। अच्छा। ये कहते हैं कि बदलाव हमेशा ऊपर की तरफ प्रोग्रेसिव अपवर्ड्स नहीं होता। ये अक्सर जन्म, विकास, परिपक्वता, फिर क्षय और पतन के पैटर्न में चलता है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, पर तुकबंदी जरूर करता है। दिलचस्प। तो चक्रीय विचारकों में कौन प्रमुख है? एक महत्वपूर्ण नाम है विल्फ्रेडो परेटो, जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, अभिजात वर्ग का परिसंचरण का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि समाज में असमानता, इनइक्वालिटी तो लगभग स्थिर रहती है, लेकिन सत्ता पर काबिज लोगों का प्रकार, एलीट ग्रुप, बदलता रहता है। अच्छा, मतलब लोग बदलते हैं, स्ट्रक्चर नहीं। हाँ, ये अदला बदली बदलाव का भ्रम देती है, पर प्रभुत्व, डोमिनेंस का ढांचा वही रहता है। परेटो ने इन इलीट्स को कैसे बांटा और ये बदलते कैसे हैं? परेटो ने शासन करने के तरीके के आधार पर दो तरह के एलीट बताए। पहले हैं लायंस, शेर। ये बल, फोर्स, मजबूत विश्वासों, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, परंपरा, ट्रेडिशन और रूढ़िवादी शक्ति, कंजर्वेटिव पावर से शासन करते हैं। अच्छा, स्थिरता पर फोकस। हाँ, इनका फोकस स्थिरता, स्टेबिलिटी पर होता है। ये निर्णायक और कभी-कभी सत्तावादी, ऑथोरिटेरियन होते हैं। मजबूत लोग। और दूसरे हैं फॉक्सेस, लोमड़ियां। ये चालाकी, कनिंग, हेरफेर, मैनिपुलेशन, कूटनीति, डिप्लोमेसी, नवाचार, इनोवेशन और सौदा करने, डील मेकिंग से शासन करते हैं। ये ज्यादा एडेप्टेबल होते होंगे? हाँ, ज्यादा अडेप्टेबल होते हैं। इकोनॉमिक मैन्यूवरिंग पर ध्यान देते हैं और जरूरत पड़ने पर नियम तोड़ भी सकते हैं। और ये सर्कुलेशन कब होता है, ये अदला बदली? जब एक तरह का एलीट ग्रुप विफल होने लगता है। मान लीजिए शेरों का शासन बहुत कठोर, रिजिड हो जाए, नए हालात संभाल ना पाए, तब लोग लोमड़ियों के लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी और चालाकी, कनिंग को पसंद करने लगते हैं। और इसका उल्टा भी होता होगा? बिल्कुल। अगर लोमड़ियों की पैतरेबाजी से अराजकता, केओस या भ्रष्टाचार, करप्शन फैल जाए, तो लोग फिर से शेरों वाली व्यवस्था, ऑर्डर और निर्णायकता, डिसाइसिवनेस की मांग करने लगते हैं। परेटो मानते थे कि एलीट्स का ये लगातार बदलना, नए लोगों का ऊपर आना, पुरानों का गिरना, व्यवस्था को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए जरूरी है, लगभग नेसेसरी है। ये तो आज की राजनीति पर भी काफी हद तक लागू होता दिखता है ना? कभी ताकत पर जोर देने वाले नेता आते हैं, तो कभी ज्यादा कूटनीतिक, और फिर वापस। बिल्कुल। अब सिर्फ राजनीतिक एलीट से आगे बढ़कर पीटेरियम सोरोकिन ने चक्रीय पैटर्न को ज्यादा व्यापक, ज्यादा सांस्कृतिक, कल्चरल नजरिए से देखा। उनकी किताब थी सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, और उनके अनुसार बदलाव का ड्राइवर था एक कल्चरल पेंडुलम स्विंग, सांस्कृतिक पेंडुलम का झूलना। सोरोकिन की 3 सांस्कृतिक मानसिकताएं, कल्चरल मेंटालिटीज, क्या आप उन्हें समझा सकते हैं? ये क्या थीं? जरूर। सोरोकिन ने पूरी संस्कृतियों को इस आधार पर बांटा कि वो वास्तविकता, रियलिटी और सत्य, ट्रूथ को कैसे देखती हैं। पहली है आइडिएशनल मेंटालिटी, विचारात्मक मानसिकता। आइडिएशनल? हाँ, यहाँ वास्तविकता मुख्यतः आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट और गैर भौतिक, नॉन मटेरियल मानी जाती है। आस्था, फेथ, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और परम सत्य की खोज अहम होती है। अक्सर भौतिक सुखों पर रोक होती है। सोचिए मध्ययुगीन यूरोप या गहरे आध्यात्मिक समुदायों के बारे में। ठीक है, यानी फोकस अध्यात्म पर। इसका विपरीत क्या है? वो है सेंसेट मेंटालिटी, संवेदी मानसिकता। यहाँ वास्तविकता वो है जिसे आप इंद्रियों से महसूस कर सकें, भौतिक, मटेरियल और अनुभवजन्य, एम्पिरिकल। फोकस भौतिक दुनिया, मापने योग्य चीजों, धन कमाने और वैज्ञानिक अवलोकन पर होता है। ज्ञान सिर्फ इंद्रियों से मिलता है। ये आज के उपभोक्ता पूंजीवाद, मॉडर्न कंज्यूमर कैपिटलिज्म जैसी मानसिकता है। तत्काल संतुष्टि, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, उपयोगिता, यूटिलिटी और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पर केंद्रित। और क्या कोई बीच का रास्ता भी है इन दोनों के? हाँ, वो है आइडियलिस्टिक मेंटालिटी, आदर्शवादी मानसिकता। सोरोकिन ने इसे एक तरह का सिंथेसिस माना, जो दोनों को संतुलित करने की कोशिश करती है। ये आस्था को तर्क से, आध्यात्मिकता को विज्ञान से जोड़ती है। और सोरोकिन का मुख्य तर्क था कि संस्कृति इन चरम सीमाओं के बीच झूलती रहती है, एक ट्रेंडलेस साइकिल, मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं। बिल्कुल। जब कोई संस्कृति एक मानसिकता को चरम पर ले जाती है, जैसे सेंसेट फोकस, अगर अंतहीन भौतिक विकास के कारण पर्यावरणीय संकट या आध्यात्मिक खालीपन पैदा करे, तो संकट आता है। फिर पेंडुलम दूसरी तरफ आइडिएशनल की ओर झूलता है, संतुलन की तलाश में।
और ये चक्र चलता रहता है। हाँ, ये कहीं पहुंच नहीं रहा, बस ऑसिलेट कर रहा है। वाह! तो इन बड़े दार्शनिक सिद्धांतों से हटकर अब हम आते हैं 20वीं सदी के मध्य और उसके बाद के विचारों पर। यहाँ हम प्रकार्यवाद, फंक्शनिज्म को देखते हैं, जो एवोल्यूशन को सिस्टम्स थिंकिंग से जोड़ने की कोशिश करता है, और फिर उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म को, जो इन भव्य सिद्धांतों पर ही सवाल उठाता है। चलिए टैलकॉट पार्सन्स से शुरू करते हैं। पार्सन्स उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के नजरिए से बदलाव को देखा। उनका नजरिया कुछ हद तक एवोल्यूशनरी था, पर बहुत सिस्टमैटिक भी। उन्होंने बदलाव को अचानक टूट-फूट या क्रांति के बजाय समायोजन, एडजस्टमेंट और अनुकूलन, एडेप्टेशन की एक प्रबंधित प्रक्रिया, मैनेज प्रोसेस माना। उन्होंने इसे मूविंग इक्विलिब्रियम, गतिशील संतुलन कहा। मूविंग इक्विलिब्रियम, हाँ, जिसका मतलब है कि सिस्टम बदलता है पर संतुलित, बैलेंस्ड रहने की कोशिश करता है। ये आंतरिक संरचनात्मक तनाव, इंटरनल स्ट्रक्चरल स्ट्रेन से प्रेरित होता है। जब सिस्टम में कोई दबाव आता है तो वो अडैप्ट करता है। अच्छा। पार्सन्स के अनुसार एवोल्यूशन 2 प्रक्रियाओं से होता है। बढ़ता विभेदीकरण, इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन, यानी भूमिकाएं और संस्थाएं ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, और बढ़ती अनुकूली क्षमता, इंक्रीजिंग अडैप्टिव कैपेसिटी, यानी सिस्टम नई चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल पाता है। लेकिन अगर लक्ष्य हमेशा संतुलन है, तो बदलाव शुरू कैसे होता है? ट्रिगर क्या है? ये सवाल मन में आता है। पार्सन्स ने इसे अपने साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल से समझाया। उन्होंने समाज को 4 इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम्स के रूप में देखा: कल्चरल, सोशल, पर्सनालिटी और ऑर्गेनिज्मिक, जो एक हायरार्की ऑफ कंट्रोल में व्यवस्थित हैं। बदलाव तब आता है जब इन स्तरों के बीच ऊर्जा या ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना और नियंत्रण के प्रवाह में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए कैसे काम करता है ये? मान लीजिए कोई नई तकनीक, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन आती है, ऑर्गेनिज्मिक पर्सनालिटी लेवल। इससे सामाजिक व्यवस्था, सोशल लेवल, अर्थव्यवस्था, नौकरियां में तनाव, स्ट्रेन पैदा होता है। अच्छा। इसे संभालने के लिए सांस्कृतिक व्यवस्था, कल्चरल लेवल, काम के नए मूल्य, मानदंड में समायोजन, एडजस्टमेंट्स की जरूरत होती है। अंततः सिस्टम एक नए, ज्यादा जटिल पर फिर भी संतुलित अवस्था में पहुंचता है। सिस्टम खुद को डिफरेंशिएट और स्पेशलाइज करता है। और कैसे सिस्टम पारंपरिक से आधुनिक बनता है, इसे समझने के लिए पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल्स बहुत उपयोगी हैं। इनके बारे में बात करनी होगी। हाँ, पैटर्न वेरिएबल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वो मौलिक विकल्प या दुविधाएं हैं जिनका सामना लोग किसी भी सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरैक्शन में करते हैं। ये भूमिकाओं की प्रकृति, नेचर ऑफ रोल्स को परिभाषित करते हैं। पार्सन्स के अनुसार पारंपरिक से आधुनिक समाज का बदलाव इस बात से समझा जा सकता है कि इन वेरिएबल पेयर्स में से कौन सा पक्ष हावी, डोमिनेंट है। कुछ मुख्य बदलाव बताइए, ये विश्लेषण के लिए अच्छे टूल्स लगते हैं। पहला है अफेक्टिविटी से अफेक्टिव न्यूट्रलिटी की ओर, यानी भावनाओं और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित भूमिकाओं, जैसे परिवार से हटकर भावनात्मक अलगाव, इमोशनल डिटैचमेंट, और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी वाली भूमिकाओं जैसे सर्जन, जज की ओर बढ़ना। हाँ, व्यावसायिकता के लिए जरूरी है ये। दूसरा है डिफ्यूजनेस से स्पेसिफिसिटी की ओर। पारंपरिक भूमिकाएं अक्सर जीवन के कई पहलू कवर करती थी, जैसे गांव का बुजुर्ग। सही। आधुनिक भूमिकाएं बहुत विशिष्ट और सीमित, हाईली स्पेसिफिक एंड लिमिटेड होती हैं, जैसे एक टैक्स अकाउंटेंट जो सिर्फ आपके वित्त से संबंधित है। फिर से वही ज्यादा विशेषज्ञता। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, अस्क्रिप्शन से अचीवमेंट की ओर, यानी जन्म से मिली स्थिति, आपका परिवार, आपकी जाति, आपका लिंग, इन सब पर आधारित स्थिति से हटकर आपके काम, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस, आपके प्रयास, एफर्ट पर आधारित स्थिति की ओर बढ़ना। समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी का विचार इसी से जुड़ा है ना? बिल्कुल। पार्सन्स मानते थे कि ये बदलाव एक मेरिटोक्रेटिक, कुशल और स्पेशलाइज्ड औद्योगिक समाज बनाने के लिए आवश्यक एसेंशियल हैं। साथियों, ध्यान दें, पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल्स आधुनिक भारतीय समाज में हो रहे बदलावों, जैसे परिवार या कार्यसंस्कृति में, को एनालाइज करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। लेकिन ये फंक्शनलिस्ट आशावाद कि समाज एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन है जो कुशलता की ओर अडैप्ट करती है, ये 20वीं सदी के बाद के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। तो अंत में आते हैं पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव पर। इन्होंने किसी भी एक सार्वभौमिक भव्य सिद्धांत, सिंगल यूनिवर्सल ग्रैंड थ्योरी के विचार को ही खारिज कर दिया। सही कहा। उत्तर आधुनिक विचार को पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स ने 20वीं सदी को देखा युद्ध, भव्य विचारधाराओं की विफलताएं, और वे गहरे संदेहवादी, डीपली स्केप्टिकल हो गए।
उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन का कोई एक वस्तुनिष्ठ सत्य, सिंगल ऑब्जेक्टिव ट्रूथ या सार्वभौमिक रास्ता, यूनिवर्सल पाथ नहीं है। जैसे मिशेल फुको, उन्होंने आधुनिक संस्थानों जैसे जेल या अस्पताल को प्रगति का संकेत नहीं माना। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने इन्हें क्या देखा? उन्होंने इन्हें शक्ति के नए रूपों, न्यू फॉर्म्स ऑफ पावर, बढ़ती निगरानी, इंक्रीजिंग सर्वेलेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन और व्यक्तियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल्स के लिए डिजाइन किए गए टोटल इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखा। अच्छा। नियंत्रण का तरीका बदल गया, क्रूर बल, ब्रूट फोर्स से हटकर ज्यादा सूक्ष्म, सटल, आंतरिक स्वनिगरानी, इंटरनलाइज्ड सेल्फ मॉनिटरिंग तक। परिवर्तन जरूरी नहीं कि मुक्ति, लिबरेशन हो, ये सूक्ष्म प्रभुत्व, सटल डोमिनेशन का नया रूप भी हो सकता था। और जॉन बॉड्रिलार्ड ने तो इस संदेह को और भी आगे बढ़ाया है ना, ये तर्क देते हुए कि मीडिया और तकनीक वास्तविकता, रियलिटी की हमारी पूरी भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिससे बदलाव को पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है। हाँ, उनकी अवधारणा है हाइपर रियलिटी, अति यथार्थता। बॉड्रिलार्ड ने कहा कि जन मीडिया और प्रौद्योगिकी से भरे समाजों में हम सिमिलैक्रा से घिर गए हैं। सिमिलैक्रा? हाँ, ये ऐसी प्रतियां, कॉपीज, छवियां, इमेजेस या मॉडल्स हैं जिनका शायद वास्तविक दुनिया में कोई मूल रियल वर्ल्ड ओरिजिनल है ही नहीं। जैसे किसी ऐतिहासिक जगह का थीम पार्क संस्करण या रियलिटी टीवी शो व्यक्तित्व। असली चीज, रियल थिंग, और सिमुलेशन के बीच की रेखा अविश्वसनीय रूप से धुंधली, ब्लरी है या बस गायब, डिसअपीयर हो जाती है। इसका एक उदाहरण सोचें तो। सोचिए, टीवी कैमरों के लिए पूरी तरह से रचा गया कोई राजनीतिक कार्यक्रम अपने प्रभाव में वो जमीनी हकीकत से ज्यादा वास्तविक हो सकता है। ये आज सोशल मीडिया के युग में चुनावों या सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक, इनक्रेडिबली रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल। क्यूरेटेड ऑनलाइन पहचान, क्यूरेटेड ऑनलाइन आइडेंटिटीज, डीप फेक्स, एल्गोरिदम चालित समाचार फीड, एल्गोरिदम ड्रिवन न्यूज फीड्स, इन सब के बारे में सोचें। हाँ। सार्वजनिक धारणा, पब्लिक परसेप्शन इतनी ज्यादा मध्यस्थ, हेविली मीडिएटेड और कभी-कभी जानबूझकर बनाई, डिलिबरेटली मैन्युफैक्चर्ड हुई है कि पुराने डिटर्मिनिस्टिक, ऑब्जेक्टिव सामाजिक परिवर्तन के मॉडल लागू करना वास्तव में रियली डिफिकल्ट हो गया है। आप असली बदलाव को सिमुलेटेड या कथित बदलाव, परसीव चेंज से आसानी से अलग नहीं कर सकते। वाओ, तो हमने एक लंबी यात्रा तय की है, अपरिहार्य प्रगति से लेकर चक्रीय उतार चढ़ाव, सिस्टम संतुलन और अंत में वास्तविकता के विखंडन, फ्रैगमेंटेशन ऑफ रियलिटी तक। और ये हमें अगली बड़ी बहस के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। विकास, डेवलपमेंट की परिभाषा, वैश्विक प्रगति का मतलब और असमानता क्यों बनी रहती है। ठीक है, तो भाग 2.1 शुरू होता है विकास की बहुत परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट से, क्योंकि यहीं से सारी आलोचना शुरू होती है। पारंपरिक रूप से कहें तो मध्य 20वीं सदी में विकास का मतलब लगभग पूरी तरह से भौतिक चीजें थीं जिन्हें मापा जा सके। मटीरियल डेवलपमेंट, जैसे औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बांध, डैम्स, राजमार्ग, हाईवेज और निश्चित रूप से बढ़ता सकल घरेलू उत्पाद, राइजिंग जीडीपी, बढ़ती प्रति व्यक्ति आय, राइजिंग पर कैपिटा इनकम। हाँ, मतलब फोकस आर्थिक उत्पादन और दिखने वाली संरचनाओं पर था। बिल्कुल, लेकिन उस दृष्टिकोण को बहुत धक्का मुक्की, पुशबैक मिली, और मुख्य विश्लेषक के रूप में ये समझना महत्वपूर्ण है, उस भौतिक मॉडल की एक मजबूत पश्चिमी पूर्वाग्रह, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न बायस होने के लिए भारी आलोचना, हेविली क्रिटिसाइज्ड हुई। हाँ, इसने मूल रूप से मान लिया था कि विकसित होने का एकमात्र तरीका पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका द्वारा अपनाए गए मार्ग की नकल करना है। सही कहा। तो ये इसके बजाय किस पर जोर देता है? ये गैर भौतिक कारकों, नॉन मटेरियल फैक्टर्स पर जोर देता है। न्याय, जस्टिस, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, समानता, इक्वालिटी, पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, लोगों की अपनी क्षमता, पोटेंशियल, उनकी क्षमताओं, कैपेबिलिटीज को साकार करने की क्षमता जैसी चीजें। अच्छा, तो इस दृष्टिकोण में विकास बाधाओं को हटाने के बारे में है। हाँ, बाधाओं, ऑब्स्टेकल्स को हटाने के बारे में अधिक है, जैसे निरक्षर, इलिटरेट होना, या कोई राजनीतिक आवाज, पॉलिटिकल वॉइस न होना, या बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, बेसिक हेल्थ केयर की कमी होना, जो लोगों को एक पूर्ण चुनावा जीवन, फुल चोजन लाइफ जीने से रोकते हैं। प्रगति को परिभाषित करने के तरीके में यह बदलावी वास्तव निर्भरता सिद्धांतों,
डिपेंडेंसी थ्योरीज के लिए दार्शनिक आधार, फिलॉसफिकल अंडरपिनिंग है। बिल्कुल, ये सिद्धांत उस पुराने पश्चिमी ट्रिकल डाउन विचार की एक मौलिक आलोचना, फंडामेंटल क्रिटिक प्रस्तुत करते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। दोस्तों, विकास की ये बहुआयामी परिभाषा, मल्टी डायमेंशनल डेफिनेशन, मानव विकास सूचकांक HDI जैसी अवधारणाओं और सतत विकास लक्ष्यों SDGs के लिए आधार बनाती है, जो UPSC पाठ्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं डिपेंडेंसी थियरी पर। इसका मूल तर्क काफी कट्टरपंथी, रैडिकल है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि विकसित देश कोर विकासशील देशों पेरिफेरी की मदद करने में विफल रहते हैं। तो फिर क्या है? ये है कि वे सक्रिय रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी को इस तरह संरचित स्ट्रक्चर करते हैं कि परिधि पेरिफेरी अविकसित, अंडरडेवलप्ड बनी रहे। वे इस पूरे विचार को अस्वीकार, रिजेक्ट करते हैं कि कोर में बनाया गया धन अंततः बस नीचे टपकेगा, ट्रिकल डाउन। क्यों नहीं टपकेगा? क्या कारण बताते हैं वो? क्योंकि वे तर्क देते हैं कि प्रणाली असमान विनिमय, अनइक्वल एक्सचेंज के लिए डिजाइन की गई है। यह परिधि से कोर तक संसाधनों, रिसोर्सेज, सस्ते श्रम, चीप लेबर और धन, वेल्थ के निरंतर निष्कर्षण, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन के लिए स्थापित है। और यहाँ एक प्रमुख व्यक्ति एंड्रे गंडर फ्रैंक है। उनकी अवधारणा अविकास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट थी। ये वाक्यांश अपने आप में शक्तिशाली है। बिल्कुल है। फ्रैंक ने तर्क दिया कि अविकसितता, अंडर डेवलपमेंट, सिर्फ अविकसित होना नहीं है, जैसे कि ये कोई प्राकृतिक प्रारंभिक चरण, नेचुरल अर्ली स्टेज है जिसे बस पकड़ने के लिए समय और निवेश, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो फिर क्या है ये? नहीं, उन्होंने कहा कि अविकसितता एक ऐसी स्थिति है जिसे सक्रिय रूप से बनाया, एक्टिवली क्रिएटेड और बनाए रखा, मेंटेन्ड किया जाता है। किसके द्वारा? उपनिवेशवाद के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म और उत्तर औपनिवेशिक दुनिया, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में चल रहे असमान आर्थिक संबंधों, ऑनगोइंग अनइक्वल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स द्वारा उपग्रह राष्ट्र, सैटेलाइट नेशंस यानी परिधि, महानगरीय राष्ट्रों, मेट्रोपॉलिटन नेशंस यानी कोर द्वारा व्यवस्थित रूप से सुखाए, सिस्टमैटिकली ड्रेन्ड जाते हैं। अच्छा। ये असमान संबंध परिधि को अपनी शर्तों, ओन टर्म्स पर कभी भी आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास, सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्राप्त करने से रोकता है। और इमैनुअल वॉलरस्टीन ने इस विचार को लिया और इसे अपने विश्व व्यवस्था सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम्स थियरी के साथ एक पूरी वैश्विक संरचना, होल ग्लोबल स्ट्रक्चर पर मैप किया। बिल्कुल। वॉलरस्टीन ने असमान विनिमय पर निर्मित इस 3 भाग वाली वैश्विक प्रणाली, 3 पार्ट ग्लोबल सिस्टम का वर्णन किया। ये 3 भाग कौन से हैं? सबसे ऊपर है कोर। ये प्रमुख पूंजीवादी देश, डोमिनेंट कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। वे वैश्विक वित्त, ग्लोबल फाइनेंस, उन्नत प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी, अनुसंधान और विकास, R&D, परिष्कृत विनिर्माण, सोफिस्टिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उच्च कौशल सेवाओं, हाई स्किल सर्विसेज को नियंत्रित करते हैं। और वो लाभ कैसे कमाते हैं? वे शेष विश्व को उच्च मूल्य वाले सामान और सेवाएं, हाई वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर लाभ कमाते हैं। ठीक है। शीर्ष पर कोर, फिर तल पर परिधि, पेरिफेरी। ये अविकसित या विकासशील राष्ट्र, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं। वे संरचनात्मक रूप से सस्ते कच्चे माल, चीप रॉ मटेरियल्स, खनिज, मिनरल्स, कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और कोर के उद्योगों के लिए कम मजदूरी वाले श्रम, लो वेज लेबर प्रदान करने में बंद, स्ट्रक्चरली लॉक्ड इनटू हैं। मतलब एक तरह से फंसे हुए हैं। हाँ, वे कम मूल्य वाले सामान, लो वैल्यू गुड्स निर्यात करते हैं और कोर से महंगे, उच्च मूल्य वाले सामान, एक्सपेंसिव हाई वैल्यू गुड्स आयात करने पड़ते हैं। और एक मध्य परत भी है। हाँ, सेमी पेरिफेरी, अर्ध परिधि। इन देशों में कोर और परिधि दोनों की विशेषताएं, फीचर्स हैं। उनके पास कुछ उद्योग और तकनीकी क्षमता, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन वे अभी भी कोर द्वारा शोषित, एक्सप्लॉइटेड हैं और साथ ही स्वयं परिधि का शोषण भी करते हैं। तो ये एक तरह के बफर जोन है। हाँ, बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं और कभी-कभी असमान विनिमय में मध्यस्थता, मीडिएट करते हैं। देशों के बारे में सोचें, जैसे ब्राजील या भारत ऐतिहासिक रूप से कई बार इस श्रेणी में फिट होते हैं। अब इसे आज समझने के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, और कुछ ऐसा जो हमारे स्रोत बताते हैं वो ये है कि ये निर्भरता, डिपेंडेंसी अब केवल भौतिक वस्तुओं, फिजिकल गुड्स के बारे में नहीं है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और सूचना, इंफॉर्मेशन पर नियंत्रण बहुत बड़ा है। पेटेंट्स ऑन टेक्नोलॉजी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उन्नत सॉफ्टवेयर, एडवांस्ड सॉफ्टवेयर,
वित्तीय नेटवर्क, फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर नियंत्रण जैसी चीजों के माध्यम से अपना प्रभुत्व, डोमिनेंस बनाए रखता है। तो निर्भरता अब सिर्फ कहें तो केलों के असमान व्यापार के बारे में नहीं है। नहीं, ये माइक्रो प्रोसेसर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई एल्गोरिथम्स तक पहुंच के बारे में है। ये आर्थिक नियंत्रण, इकोनॉमिक कंट्रोल और सूचनात्मक असमानता, इंफॉर्मेशनल इनइक्वालिटी के नए रूप बनाता है। साथियों, यह सिद्धांत समझने में मदद करता है कि क्यों वैश्वीकरण के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं और कैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संरचनाएं विकासशील देशों को प्रभावित कर सकती हैं। GS2, GS3 के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ठीक है, ये एक शक्तिशाली आलोचना है, लेकिन एक संतुलित विश्लेषण, बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए हमें खंड 2.3 में निर्भरता सिद्धांत की आलोचनाओं, क्रिटिसिज्म्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी इटसेल्फ को कवर करने की आवश्यकता है। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया था, है ना? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक वो है जिसे आप अनुभवजन्य विफलता, एम्पिरिकल फेलियर कह सकते हैं। निर्भरता सिद्धांत, क्योंकि वे वैश्विक संरचनाओं, ग्लोबल स्ट्रक्चर्स पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते थे, उन्हें 20वीं सदी के अंत में कई पूर्वी एशियाई देशों, ईस्ट एशियन कंट्रीज, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग तथाकथित एशियाई बाघों, एशियन टाइगर्स के तीव्र सफल आर्थिक विकास, रैपिड सक्सेसफुल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्याख्या करने में कठिनाई हुई। यह सिद्धांत के लिए एक समस्या क्यों थी? क्योंकि इन देशों ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइज इनक्रेडिबली क्विकली किया और कोर स्टेटस की ओर बढ़े। भले ही वे उसी वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था, ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम के भीतर काम कर रहे थे, जिसके बारे में निर्भरता सिद्धांत ने कहा था कि उन्हें अविकसित रखना चाहिए। तो उनकी सफलता ने क्या सुझाया? उनकी सफलता ने सुझाव दिया कि आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स, सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, शिक्षा में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, न कि केवल वैश्विक संरचना। जो अगली आलोचना की ओर ले जाता है, आंतरिक कारकों की अनदेखी, इग्नोरिंग इंटरनल फैक्टर्स। ठीक, स्वीडिश अर्थशास्त्री गुनार मार्दल जैसे आलोचकों ने तर्क दिया कि आप सब कुछ बाहरी शोषण, एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन पर दोष नहीं दे सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकासशील देशों के भीतर आंतरिक समस्याएं, इंटरनल प्रॉब्लम्स, अक्सर प्रमुख बाधाएं, मेजर बैरियर्स होती हैं। जैसे? और उन्होंने संस्थागत अपर्याप्तताओं, इंस्टीट्यूशनल इनएडिक्वेसीज की ओर इशारा किया। भ्रष्टाचार, करप्शन, कमजोर कानूनी प्रणाली, वीक लीगल सिस्टम्स, अक्षम नौकरशाही, इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसीज जैसी चीजें। और उन्होंने मूल्य घाटे, वैल्यू डेफिसिट का भी उल्लेख किया। ये क्या था? हाँ, मिडल ने वैल्यू डेफिसिट के बारे में बात की, जिसका जिक्र उन्होंने कुछ समाजों में आधुनिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों, नॉर्म्स क्रूशल फॉर मॉडर्न डेवलपमेंट के अपर्याप्त पालन, इनसफिशिएंट एडहेरेंस के रूप में देखा। तर्क संगतता, रैशनैलिटी, दक्षता, एफिशिएंसी, समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी, नियमों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर रूल्स, कड़ी मेहनत करने की इच्छा, विलिंगनेस टू वर्क हार्ड जैसी चीजें। अच्छा। उन्होंने तर्क दिया कि इन आंतरिक सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों को नजरअंदाज, इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और अंतिम मुख्य आलोचना अक्सर वैचारिक पूर्वाग्रह, आइडियोलॉजिकल बायस से संबंधित होती है। हाँ, निर्भरता सिद्धांत मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट और नव मार्क्सवादी, नियो मार्क्सिस्ट परंपराओं से विकसित हुए हैं। आलोचकों का तर्क है कि वे कभी-कभी विकास का अत्यधिक सरलीकृत, ओवरली सिंपलिस्टिक, आर्थिक रूप से नियतात्मक, इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। मतलब वे बाकी कारकों को कम आंकते हैं? हाँ, वे राष्ट्रों के भीतर जटिल राजनैतिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कारकों को कम आंक, डाउनप्ले कर सकते हैं। वैश्विक पूंजीवादी शोषण की संरचना पर बहुत संकीर्ण, टू नैरोली रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास भव्य सिद्धांत है, विकास पर महत्वपूर्ण बहस। यह हमें अब परिवर्तन के विशिष्ट तंत्रों, स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स और ट्रिगर्स पर जूम इन करने के लिए संदर्भ देता है। आइए भाग 3 पर चलते हैं, परिवर्तन की क्रियाविधि। बिल्कुल, ठीक है। यांत्रिकी के बारे में बात करें तो एक बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण अंतर यह है कि परिवर्तन कहाँ से आता है। हम अंतर्जात स्रोतों, एंडोजीनियस सोर्सेज बनाम बहिर्जात स्रोतों, एक्सोजीनियस सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। एंडोजिनस मतलब अंदर से। हाँ, एंडोजिनस का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम के भीतर से उत्पन्न होना। हमें उन आंतरिक ट्रिगर्स के कुछ उदाहरण दें। जरूर।
गहरी आंतरिक तनाव, डीप इंटरनल स्ट्रेस या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजें, शायद एक क्रांति, रेवोल्यूशन पनप रही हो, बड़ी श्रम हड़तालें, मेजर लेबर स्ट्राइक्स, चल रहे जातीय, एथनिक या जाति संघर्ष, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। एक और शक्तिशाली है करिश्माई नेतृत्व, करिस्मेटिक लीडरशिप का उदय। गांधी जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचें जो भारतीय समाज के भीतर से लोगों को लामबंद मोबिलाइजिंग कर रहा है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा आविष्कार, इन्वेंशन, आंतरिक रूप से विकसित एक नई तकनीक, एक सरकार द्वारा जानबूझकर सामाजिक नियोजन, डिलिबरेट सोशल प्लानिंग, या यहाँ तक कि एक समाज के भीतर आंतरिक विरोधाभास, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, जैसे कि बड़े पैमाने पर गरीबी होने पर समानता का समर्थन करना, यह सब भीतर से परिवर्तन के लिए दबाव बना सकता है। ठीक है, तो वो आंतरिक है। एक्सोजेनस स्रोत तब बाहरी, एक्सटर्नल होने चाहिए, बाहर से आने वाली ताकतें जो परिवर्तन थोपती, इम्पोजिंग चेंज है। बिल्कुल। हेट्रोजेनेटिक स्रोत, क्लासिक उदाहरण युद्ध, वॉर, या किसी अन्य देश द्वारा आक्रमण, इन्वेजन जैसी चीजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो आर्थिक पुनर्गठन, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मजबूर करते हैं। और प्रवासन भी। हाँ, बड़े पैमाने पर प्रवासन, लार्ज स्केल माइग्रेशन, नए लोगों, विचारों और संभावित संघर्षों को लाता है। और आज की दुनिया में हमें निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक ताकतों, ग्लोबल फोर्सेस को शामिल करना होगा। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये बड़े पैमाने पर बाहरी झटका, मैसिव एक्सटर्नल शॉक है, जो संभावित सामाजिक परिवर्तनों जैसे बड़े पैमाने पर विस्थापन, मैस डिस्प्लेसमेंट, संसाधन संघर्ष, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्थिक व्यवधान, इकोनॉमिक डिसरप्शन, विशेष रूप से कमजोर राष्ट्रों, वल्नरेबल नेशंस के लिए प्रेरित करता है। और वैश्वीकरण। हाँ, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन या पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन जैसे सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में सोचें। ये शक्तिशाली भारी दबाव है। दोस्तों, भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन आंतरिक और वैश्वीकरण बाहरी जैसे कारक सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण है। बिल्कुल समझ गए। और स्रोत से परे हमें परिवर्तन के प्रमुख एजेंट्स, की एजेंट्स या वाहकों, कैरियर्स को याद रखने की आवश्यकता है। हाँ, संस्कृति, कल्चर एक बड़ी है। निश्चित रूप से संस्कृति विशेष रूप से नवाचारों, इनोवेशंस के माध्यम से परिवर्तन लाती है। आविष्कार, इन्वेंशन, कुछ पूरी तरह से नया बनाना, खोज, डिस्कवरी, कुछ ऐसा खोजना जो पहले से मौजूद है, जैसे तेल, और महत्वपूर्ण रूप से इन आविष्कारों और खोजों का प्रसार, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब फैलना। हाँ, विचारों और प्रौद्योगिकियों को समाजों में फैलाना, जो मूल्यों, वैल्यूज और प्रथाओं, प्रैक्टिसेस को नाटकीय रूप से बदल सकता है। और सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर स्वयं एक एजेंट है ना? खासकर मार्क्सवादियों के लिए। मार्क्सवादियों के लिए वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर के भीतर निहित संघर्ष, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ही इतिहास को आगे बढ़ाने वाला प्राथमिक एजेंट, प्राइमरी एजेंट है। लेकिन और भी एजेंट है। बिल्कुल। हमें राजनीति, पॉलिटिक्स, कानून, लॉज, नीतियां, पॉलिसीज, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, बाजार बल, मार्केट फोर्सेस, मंदी, रिसेशंस, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, संसाधन उपलब्धता, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आपदाएं, डिजास्टर्स और जनसांख्यिकीय, डेमोग्राफी जैसे अन्य एजेंटों की भूमिका को भी स्वीकार करना चाहिए। डेमोग्राफी यानी जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या के आकार, पॉपुलेशन साइज, आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, प्रवासन पैटर्न्स, माइग्रेशन पैटर्न्स में परिवर्तन, ये सभी सामाजिक परिवर्तन को शुरू या आकार, इनिशिएट और शेप दे सकते हैं। अब परिवर्तन की गति, पेस ऑफ चेंज के बारे में बात करते हैं। समाज के कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में तेजी से बदलते हैं, जिससे समस्याएं पैदा होती हैं। यह हमें विलियम ऑगबर्न की कल्चरल लैग, सांस्कृतिक पिछड़ेपन की अवधारणा पर लाता है। हाँ, कल्चरल लैग एक वास्तव में उपयोगी विचार। ऑगबर्न ने इसे उस देरी, डिले के रूप में परिभाषित किया जो तब होती है जब गैर भौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर, हमारे मानदंड, नॉर्म्स, मूल्य, वैल्यूज, विश्वास, बिलीफ्स, कानून, लॉज, संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, भौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव के साथ तालमेल बिठाने या अनुकूलित अडैप्ट होने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल्स करती हैं। तो प्रौद्योगिकी पहले बदलती है और मूल्य और नियम पीछे रह जाते, लैग बिहाइंड है। बहुत ज्यादा। ऑगबर्न ने इसे पश्चिम में तीव्र औद्योगिकीकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान बहुत होते देखा। एक नई मशीन का आविष्कार होता है, भौतिक परिवर्तन, लेकिन इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानून, कारखाने के काम के आसपास के सामाजिक मानदंड, इसके अनुकूल पारिवारिक संरचनाएं,
गैर भौतिक संस्कृति को समायोजित एडजस्ट होने में समय लगता है, जिससे इस बीच घर्षण, फ्रिक्शन और सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। आज ये कितना मान्य है? आइए भारत को एक विस्तृत उदाहरण के रूप में उपयोग करें। वहाँ प्रौद्योगिक अपनाने, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की गति अविश्वसनीय रूप से तेज रही है। ये एक अत्यंत प्रासंगिक, एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। जैसे पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली सिस्टम के बने रहने के बारे में सोचें। ये कई लोगों के लिए गैर भौतिक संस्कृति का एक गहरा हिस्सा है। लेकिन भारत में आधुनिक शहरी जीवन, मॉडर्न अर्बन लाइफ की भौतिक स्थितियां अक्सर परमाणु परिवारों, न्यूक्लियर फैमिलीज की मांग करती हैं। हाँ, लोगों को नौकरियों के लिए गतिशील, मोबाइल फॉर जॉब्स होने, छोटे शहर के अपार्टमेंट्स, स्मॉलर सिटी अपार्टमेंट्स में रहने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो संयुक्त परिवार में रखा गया मूल्य गैर भौतिक, शहरी रोजगार भौतिक की व्यावहारिक जरूरतों, प्रैक्टिकल नीड्स से टकरा, क्लैश सकता है या पीछे लैग बिहाइंड रह सकता है। बिल्कुल, वो सांस्कृतिक पिछड़ापन है। या सोशल मीडिया को लें, प्रौद्योगिकी, भौतिक स्थितियां अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैली, लेकिन हमारी गैर भौतिक संस्कृति, ऑनलाइन गोपनीयता, ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में कानून, डिजिटल संचार, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए मानदंड, साइबर बुलिंग से निपटने के तरीके, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ पर प्रभाव को समझना अभी भी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष, स्क्रैम्बलिंग टू कैच अप कर रही है। और ये पिछड़ापन विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के साथ अक्सर असमानताओं, इनइक्वालिटीज को बनाता या बढ़ाता है, क्रिएट्स अ वर्सन्स, है ना? डिजिटल डिवाइड। ठीक। डिजिटल डिवाइड सांस्कृतिक पिछड़ेपन का एक आदर्श उदाहरण है जो असमानता के रूप में प्रकट होता है। भौतिक प्रौद्योगिकी, स्मार्टफोन, इंटरनेट मौजूद है, लेकिन इस तक असमान पहुंच, अनइक्वल एक्सेस या इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए असमान कौशल, अनइक्वल स्किल्स, विशेष रूप से पुअर कम्युनिटीज या दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों, रिमोट ट्राइबल एरियाज में, का मतलब है कि लाभ, बेनिफिट्स समान रूप से शेयर्ड इक्वली नहीं किए जाते हैं। प्रसार, डिफ्यूजन और अनुकूलन, अडेप्टेशन में ये पिछड़ापन शिक्षा, एजुकेशन, नौकरी के अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं, गवर्नमेंट सर्विसेज तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में मौजूदा सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को मजबूत रीइंफोर्सेस करता है। तो डिजिटल डिवाइड सिर्फ तकनीक होने के बारे में नहीं है। नहीं, ये गैर भौतिक संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं के पिछड़ने और इसे समान रूप से शामिल, इनकॉर्पोरेटिंग इट इक्विटेबली करने के बारे में है। इससे रखने का यह एक शानदार तरीका है। साथियों, भारत में जाति व्यवस्था, गैर भौतिक और आधुनिक अर्थव्यवस्था भौतिक के बीच का तनाव भी कल्चरल लैग का एक उदाहरण है जो GS1 के लिए महत्वपूर्ण है। डिजिटल डिवाइड GS2 शासन और GS3 अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक दोनों के लिए प्रासंगिक है। हमारे अंतिम खंड में ले जाता है जो आधुनिक परिवर्तन के दो वास्तव में शक्तिशाली इंजीनियर्ड एजेंट्स पर केंद्रित है। शिक्षा, एजुकेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SNT। आइए शिक्षा से शुरू करें। इसे अक्सर प्रगति के इस महान इंजन, ग्रेट इंजन ऑफ प्रोग्रेस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्रीय विचार काफी विभाजित, डिवाइडेड हैं। बहुत विभाजित। आइए प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, फंक्शनलिस्ट व्यू से शुरू करें। डर्कहाइम और बाद में पार्सन जैसे विचारकों ने शिक्षा को सामाजिक व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, एकीकरण, इंटीग्रेशन और सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण, एब्सोल्युटली वाइटल माना। डर्कीम ने इसके मुख्य कार्यों के रूप में क्या देखा? डर्कीम के लिए एक प्राथमिक भूमिका सामाजिक मानदंड और मूल्यों का संचारण, ट्रांसमिटिंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज थी। स्कूल लघु समाज, सोसाइटी इन मिनिएचर की तरह है। अच्छा, यहीं पर बच्चे नियमों का पालन करना सीखते हैं, जो सिर्फ पारिवारिक नियम नहीं है। अजनबियों के साथ सहयोग, कोऑपरेट कैसे करें, घर के बाहर अधिकार या अथॉरिटी का सम्मान करें। ये उन्हें व्यापक समाज, वाइडर सोसाइटी में भाग लेने के लिए तैयार करता है और सामाजिक एकजुटता, सोशल सॉलिडारिटी बनाए रखता है। और पार्सन्स ने इस पे क्या निर्माण किया, उनका क्या योगदान था? पार्सन्स ने इस पे निर्माण किया। उन्होंने स्कूलों को एक महत्वपूर्ण पुल, क्रूशल ब्रिज के रूप में देखा। वे बच्चों को परिवार से, जहां संबंध व्यक्तिगत, पर्सनल, भावनात्मक, इमोशनल, विशिष्टतावादी, पर्टिकुलरिस्टिक होते हैं, व्यापक समाज में परिवर्तित, ट्रांजिशन करते हैं, जो अव्यक्तिक, इम्पर्सनल,
वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, सार्वभौमिक मानकों, यूनिवर्सलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर संचालित होता है। और वे लोगों को छांटते, सॉर्ट पीपल आउट हैं। हाँ, पार्सन्स ने भूमिका आवंटन, रोल एलोकेशन पर जोर दिया। स्कूल योग्यता, मेरिट के आधार पर एक जटिल औद्योगिक अर्थव्यवस्था, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में आवश्यक विभिन्न विशिष्ट भूमिकाओं, स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए व्यक्तियों को छांटने, सॉर्ट और चुनने, सिलेक्ट में मदद करते हैं। और महत्वपूर्ण रूप से वे उन सार्वभौमिक मूल्यों, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज को स्थापित करते हैं, लोगों को उपलब्धि, अचीवमेंट के आधार पर आंकना और समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, कम से कम सिद्धांत थ्योरी में। ये एक आधुनिक विविध समाज में सामाजिक एकीकरण के लिए आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल। तो यह एक सकारात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है। शिक्षा एक योग्यता आधारित छंटाई तंत्र, मेरिटोक्रेटिक सॉर्टिंग मैकेनिज्म और सामाजिक इंटीग्रेटर, सोशल इंटीग्रेटर के रूप में। लेकिन संघर्ष और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, कॉन्फ्लिक्ट क्रिटिकल व्यू, बहुत गहरा चित्र, मच डार्कर पिक्चर चित्रित करते हैं। बहुत गहरा। लुइस अल्थुसर जैसे आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने शिक्षा को बहुत अलग तरह से देखा। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को एक वैचारिक राज्य उपकरण, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस, ISA कहा। ISA, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि यह मीडिया, धर्म, परिवार के साथ उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिनका उपयोग शासक वर्ग, रूलिंग क्लास, बल, फोर्स के माध्यम से नहीं, बल्कि विचारधारा, आइडियोलॉजी के माध्यम से अपना प्रभुत्व, डोमिनेंस बनाए रखने के लिए करता है। अच्छा, मतलब स्कूल विचारधारा फैलाते हैं? हाँ, स्कूल सूक्ष्म, सटली रूप से प्रमुख विचारधारा, डोमिनेंट आइडियोलॉजी को प्रसारित, ट्रांसमिट करते हैं। छात्रों को, विशेष रूप से श्रमिक वर्ग, वर्किंग क्लास के छात्रों को मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम, सोशल हायरार्की को स्वीकार करना, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, समयनिष्ठ, पंक्चुअल कार्यकर्ता बनना सिखाते हैं जो व्यवस्था, सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते। और पियर बोर्डियू ने हमें वो तंत्र, मैकेनिज्म दिया कि स्कूल इसे कैसे करते हैं, पूंजी, कैपिटल पर ध्यान केंद्रित करते हुए। नॉन मटेरियल रिसोर्सेज हैं जो समाज में और विशेष रूप से स्कूलों में मूल्यवान, वैल्यूड हैं। जैसे क्या आता है इसमें? भाषा शैली, लैंग्वेज स्टाइल, लहजा, एक्सेंट, उच्च संस्कृति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ हाई कल्चर, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, शिष्टाचार, मैनर्स, परिवारों के माध्यम से पारित शैक्षिक प्रमाण पत्र, एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स। और ये असमानता का पुनरुत्पादन, रिप्रोड्यूस इनइक्वालिटी कैसे करता है? क्योंकि स्कूल, बॉडियो ने तर्क दिया, स्वाभाविक रूप से प्रमुख वर्ग, डोमिनेंट क्लास की सांस्कृतिक पूंजी के प्रति पक्षपाती, इनहेरेंटली बायस्ड होते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि, प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स के बच्चे स्कूल में पहले से ही इस पूंजी के साथ आते हैं, इसलिए वो अधिक सहज, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, शिक्षकों को बेहतर ढंग से समझते हैं, खेल के नियमों, रूल्स ऑफ द गेम को जानते हैं। और कम विशेष अधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि वाले बच्चे, उनमें अक्सर इस पूंजी की कमी होती है और इस प्रकार वे शुरू से ही नुकसान, डिसएडवांटेज में होते हैं। तो शिक्षा प्रणाली अंततः पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को पुरस्कृत, रिवॉर्डिंग करती है और उनकी सफलता को प्रमाणित, सर्टिफाइंग करती है, जिससे असमानता ऐसी दिखती है जैसे ये योग्यता, मेरिट पर आधारित है, जबकि ये वास्तव में असमान शुरुआती बिंदुओं, अनइक्वल स्टार्टिंग पॉइंट्स में निहित होती है। तो ये वर्ग संरचनाओं को चुनौती देने के बजाय उनका पुनरुत्पादन करती है। हाँ, बिल्कुल, रिप्रोड्यूसेस करती है। तो बहस यहाँ अविश्वसनीय रूप से तीखी है, इनक्रेडिबली शार्प है। शिक्षा ऊपर की ओर गतिशीलता, अपवर्ड मोबिलिटी, पुराने पूर्वाग्रहों, ओल्ड प्रेजुडिसेस को चुनौती देने का एक उपकरण हो सकती है, लेकिन इसका व्यावसायीकरण, कमर्शलाइजेशन, असमान पहुंच, अनइक्वल एक्सेस और अंतर्निहित सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, बिल्ट इन कल्चरल बायसेस का मतलब है कि ये अक्सर यथास्थिति, स्टेटस क्वो को मजबूत, रीइंफोर्सिंग करती है, अनुरूपता, कन्फर्मिटी को बढ़ावा देती है और असमानता को वैध, लेजिटिमाइजिंग इनइक्वालिटी बनाती है। यह एक इंजन और ब्रेक, इंजन एंड ब्रेक दोनों है। तनाव का एक बहुत अच्छा सारांश। दोस्तों, भारत में शिक्षा प्रणाली की भूमिका, समान अवसर प्रदान करने में इसकी सफलताएं और विफलताएं और सामाजिक गतिशीलता पर इसका प्रभाव, GS1 समाज और GS2 सामाजिक न्याय दोनों के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। बिल्कुल। अब चलते हैं हमारे अंतिम आधुनिक चालक, मॉडर्न ड्राइवर पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, S&T। यह यकीनन सबसे तेज, फास्टेस्ट, सबसे विघटनकारी, मोस्ट डिसरप्टिव शक्ति है जिसे हम आज देखते हैं। इसका एक व्यापक दोहरा प्रभाव, मैसिव डुअल इम्पैक्ट है। सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो साफ है,
एसएनटी एक विशाल उत्प्रेरक, ह्यूज कैटलिस्ट है। निर्विवाद रूप से यही वो है जिसने औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को संचालित किया और हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्षम किया, जिसने नाटकीय रूप से खाद्य उत्पादन फूड प्रोडक्शन में वृद्धि की। यह डिजिटल क्रांति डिजिटल रेवोल्यूशन का आधार है। आभासी शिक्षा, वर्चुअल एजुकेशन, दूरस्थ कार्य, रिमोट वर्क जैसी चीजों को सुगम बनाता है। सूची अंतहीन है। और ये हमारे सोचने के तरीके को बदलता है। महत्वपूर्ण रूप से ये वेबरियन सेंस में तर्क संगतिकरण, रैशनलाइजेशन को बढ़ावा देता है। साक्ष्य, एविडेंस और तर्क, लॉजिक पर आधारित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, जादू, मैजिक, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन या धार्मिक हठधर्मिता, रिलीजियस डॉगमा पर आधारित पुरानी परंपरागत व्याख्याओं, ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशंस को चुनौती, चैलेंज देते हैं और प्रतिस्थापित, रिप्लेस करते हैं। चाहे वो फसल की पैदावार हो या बीमारी के कारण। हाँ, या प्राकृतिक आपदाओं को समझना हो। यह दक्षता, एफिशिएंसी, गणनात्मकता, कैलकुलेबिलिटी, पूर्वानुमेयता, प्रेडिक्टेबिलिटी की ओर धकेलता है। लेकिन एसएनजी का यह तीव्र प्रसार, रैपिड स्प्रेड, विशेष रूप से विश्व स्तर पर संस्कृति, कल्चर के लिए परिणाम रखता है ना? हमारे स्रोत एक समरूपीकरण प्रवृत्ति, होमोजेनाइजिंग टेंडेंसी का उल्लेख करते हैं। ये एक मुख्य बिंदु है। एसएनटी का अक्सर सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी पर एक शक्तिशाली मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजिंग या समरूप, एसिमिलेटिंग प्रभाव पड़ता है। वैश्विक ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स, मानकीकृत प्रौद्योगिकियां, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजीज, वास्तुकला शैली, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, मीडिया सामग्री, मीडिया कंटेंट के बारे में सोचें। ये अभिसरण थीसिस कन्वर्जेंस थीसिस में फीड करता है। अभिसरण थीसिस, कन्वर्जेंस थीसिस, कुछ संक्षेप में समझाएं, ये क्या है? यह विचार है कि जैसे जैसे समाज औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइज करते हैं और आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, उनके अद्वितीय शुरुआती बिंदुओं या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद वे अपनी सामाजिक संरचनाओं, सोशल स्ट्रक्चर्स, संस्थानों, इंस्टीट्यूशंस, मूल्यों, वैल्यूज और यहाँ तक कि जीवन शैली, लाइफस्टाइल में भी तेजी से समान, इंक्रीजिंगली सिमिलर होते जाते हैं। अच्छा। औद्योगिक तर्क, इंडस्ट्रियल लॉजिक, तर्क जाता है समाजों को कुछ सामान्य रूपों, कॉमन फॉर्म्स की ओर धकेलता है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, परमाणु परिवार, न्यूक्लियर फैमिलीज, उपभोक्ता संस्कृति, कंज्यूमर कल्चर आदि। एसएनटी स्थानीय विशिष्टता, लोकल डिस्टिंक्टिवनेस को मिटाते इरोडिंग हुए इस अभिसरण का एक प्रमुख चालक, मेजर ड्राइवर है। लेकिन एक गहरा पक्ष भी है ना? प्रौद्योगिकी हमेशा मुक्तिदायक, लिबरेटिंग नहीं होती है। ये समस्याओं को गहरा, डीपन प्रॉब्लम्स कर सकती है। उन आलोचनात्मक दृष्टिकोणों के साथ संरेखित, अलाइनिंग हो सकती है जिनकी हमने चर्चा की। बिल्कुल। मार्क्सवादी विचारक, मार्क्सिस्ट थिंकर्स, उदाहरण के लिए बताते हैं कि कैसे प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से स्वचालन, ऑटोमेशन और कारखानों में श्रमित अलगाव, वर्कर एलिनेशन को बढ़ा सकती है। रॉबर्ट ब्लॉनर ने इसका अध्ययन किया। उन्होंने क्या पाया? कैसे प्रौद्योगिकी श्रम को अकुशल, डीस्किल्ड लेबर बना सकती है, कार्यकर्ता से नियंत्रण हटा, रिमूव कंट्रोल हटा सकती है, काम को अधिक दोहराव वाला, रिपीटेटिव और अर्थहीन, मीनिंगलेस बना सकती है, मशीन की सेवा करना बजाय उस पर महारत हासिल करने के। और ये नई असमानताएं, न्यू इनइक्वालिटीज पैदा करता है। निश्चित रूप से। हाँ। हमने पहले ही डिजिटल डिवाइड के बारे में बात की है। कैसे एसएनटी तक असमान पहुंच, अनइक्वल एक्सेस, सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के नए रूप बनाती है। हाशिए पर पड़े समूहों, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को बाहर एक्सक्लूडिंग करती है। हाँ, प्रौद्योगिकी तक पहुंच एक नया आधार बन जाती है लाभ या हानि का। बिल्कुल। जीवन के लगभग हर क्षेत्र, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी में। और हमें अनपेक्षित नकारात्मक परिणामों, अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी याद रखने की आवश्यकता है। हाँ, एक समस्या को हल करने के लिए डिजाइन की गई तकनीक नई समस्याएं पैदा कर सकती है। तनाव, स्ट्रेस, बर्नआउट और वर्क लाइफ बाउंड्री के मुद्दों के बारे में सोचें जो महामारी के दौरान फटे, भली ही प्रौद्योगिकी ने दूरस्थ कार्य को सक्षम किया। या औद्योगिक प्रक्रियाओं से पर्यावरण प्रदूषण। बिल्कुल। एसएनटी का अक्सर अप्रत्याशित नकारात्मक परिणाम, अनफोर्सीन नेगेटिव फॉलआउट होता है। साथियों, एसएनटी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इसके लाभ और चुनौतियां, जैसे स्वचालन से रोजगार हानि, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, GS3 के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है।
हर तकनीकी छलांग, टेक्नोलॉजिकल लीप फॉरवर्ड, हर समाधान, सामाजिक चुनौतियां, सोशल चैलेंजेस, नई पोटेंशियल इनइक्वालिटीज, हमारी गैर भौतिक संस्कृति से आवश्यक नए समायोजनों, न्यू एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड का एक पूरा नया सेट उत्पन्न करता लगता है। तो परिवर्तन वास्तव में किसी पूर्ण अंतिम स्थिति, परफेक्ट एंड स्टेट तक पहुंचने के बारे में नहीं है ना? ये लगातार परिणामों का प्रबंधन, कॉन्स्टेंटली मैनेजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस करने के बारे में अधिक है। बिल्कुल। खैर, इस गहन चर्चा ने हमें परिवर्तन के समाजशास्त्रीय मानचित्र, सोशोलॉजिकल मैप ऑफ चेंज पर सीधे ले लिया है। हमने कॉम्ट और मार्क्स के उन बड़े नियतात्मक दृष्टिकोणों, डिटर्मिनिस्टिक विजन से शुरुआत की, सोरोकिन के सांस्कृतिक चक्रों, कल्चरल साइकिल्स के माध्यम से यात्रा की, पार्सन्स के संतुलन, इक्विलिब्रियम के साथ संघर्ष किया, निर्भरता सिद्धांत के आलोचनात्मक दृष्टिकोणों, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिपेंडेंसी थियरी से जूझना पड़ा, और उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ वास्तविकता पर ही सवाल उठाते हुए समाप्त हुए। यदि एक निष्कर्ष टेकअवे है तो वो ये है कि सामाजिक परिवर्तन अविश्वसनीय रूप से जटिल, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स है, कभी एक समान नहीं, नेवर यूनिफॉर्म, और हमेशा जमकर बहस, ऑलवेज फियर्सली डिबेटेड का विषय है। बिल्कुल, और वो चल रही बहस वास्तव में एक मौलिक पसंद, फंडामेंटल चॉइस द्वारा तैयार की गई है, जिसका हम अब सामना करते हैं। हमने बात की कि कैसे विकास की परिभाषा इस भौतिक विकास, मटेरियल ग्रोथ से हटकर स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, न्याय, जस्टिस, मानव कल्याण, ह्यूमन वेलबींग जैसी चीजों की ओर बदल रही है। तो सोरोगिन की सांस्कृतिक मानसिकता, कल्चरल मेंटालिटीज के बारे में सोचते हुए विचारात्मक, आइडिएशनल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, गैर भौतिक, नॉन मटीरियल पर केंद्रित, और संवेदी, सेंसेट, भौतिक, मटीरियल, अनुभवजन्य, एम्पेरिकल, तत्काल, इमीडिएट पर केंद्रित के बीच वो झूला, स्विंग। तो हमारे सामने सवाल क्या है? हमारी सामूहिक गैर भौतिक संस्कृति, कलेक्टिव नॉन मटीरियल कल्चर में किस तरह के मौलिक बदलाव, फंडामेंटल शिफ्ट की आवश्यकता हो सकती है? हमारी अंतर्निहित मानसिकता, अंडरलाइंग मेंटालिटी में क्या बदलाव आवश्यक होगा ताकि मानवता समग्र रूप से तत्काल संवेदी भौतिक उपभोग, इमीडिएट सेंसेट मटेरियल कंजम्पशन की उस अथक ड्राइव, रिलेंटलेस ड्राइव पर दीर्घकालिक स्थिरता, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और वैश्विक इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी को वास्तव में प्राथमिकता, जेन्युइनली प्रायोरिटाइज दे सके? यानी क्या वास्तविक प्रगतिशील, ट्रूली प्रोग्रेसिव, निष्पक्ष, फेयर प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए शायद हमें पहले मौलिक रूप से ये बदलने की आवश्यकता है कि हम मूल्यवान क्या परिभाषित करते हैं। फंडामेंटली चेंज हाउ वी डिफाइन व्हाट्स वैल्यूएबल। मुझे लगता है आप सबके लिए वास्तव में विचार पॉन्डर करने के लिए ये बड़ा सवाल है। वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण विचार, लेकिन एक महत्वपूर्ण विचार, जैसा कि हम सोचते हैं कि समाज कहाँ जा रहा है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि सामाजिक परिवर्तन की ये गहरी समझ आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद करेगी। देखने के लिए धन्यवाद। हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत या अवधारणा आपको आज भारत के संदर्भ में सबसे अधिक प्रासंगिक लगती है और क्यों। देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.